हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर विहाई। जी हाँ, मैं हूँ शिवानी और आज हम लोग बात करेंगे पीओटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, यानी किसी भी ह्यूमन या एनिमल के बिहेवियर के बारे में कि वो जैसा भी है वैसा क्यों है। ह्यूमंस एनिमल्स से डरते हैं तो उन डरने के पीछे उसका रीज़न क्या है। एनिमल्स ह्यूमन बीइंग से डरते हैं या उनका नेचर किसी भी ह्यूमन के प्रति। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घर में जब पेट्स होते हैं तो कोई भी एनिमल जब हमारा पेट होता है तो वो हमारे साथ बहुत ही काइंड नेचर होता है, क्योंकि हम भी उसके साथ काइंड हैं। वो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खेलता है, वह हमें अच्छे से जानता है, इसलिए उसका बिहेवियर हमारे साथ बहुत ही फेथफुल होता है। अगर हम इसी के दूसरे साइड देखें तो अगर किसी वाइल्ड एनिमल के साथ हम फ्रेंडशिप करना चाहें तो फर्स्ट टाइम तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। अब मैं वाइल्ड एनिमल में आपसे सीधे लॉयन से बात करने को नहीं बोल रही हूँ, ओके? तो प्लीज़ इसे ट्राई भी मत कीजिएगा। वाइल्ड एनिमल से मेरा मतलब है कि अगर आप किसी भी ऐसे एनिमल को घर पर लेकर आते हैं तो उससे आपको फ्रेंडशिप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है आपका बिहेवियर उसे समझ में ना आए, उसका बिहेवियर आपको समझ में ना आए, समटाइम्स वो आपको काट भी सकता है, तो थोड़ा सा दूर ही रहें। बट एक साइकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पता करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, साइकोलॉजी इज़ derived from the Greek word psyche which means soul, logos which means science. ओके, तो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज साइकी एंड सेकेंड इज लोगोस। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें साइकी का मतलब होता है मन और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान, यानी किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग के ह्यूमन क्रिएचर्स है उनके मन के विज्ञान को पढ़ने के लिए जिस साइंस का हम यूज़ करते हैं वो है साइकोलॉजी। चलिए अब चलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की तरफ। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का जब हम एजुकेशनल फील्ड में साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। ओके, then education psychology is one of the branches of psychology to study the behavior of the learner in relation to his education. तो साइकोलॉजी किसी भी चीज़ बहुत ही वास्ट इसका सिलेबस होता है, ठीक है? क्राइम साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, बहुत टाइप की साइकोलॉजी होती है, लेकिन जब हम इसका एजुकेशन के फील्ड में यूज़ करते हैं तो इसे एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जिनमें से एक है बीएफ स्किनर की। तो जो बीएफ स्किनर है वो बताते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें एक ट्रेनर ये समझता है कि लर्नर को कैसे चीज़ों को सिखाया जा सकता है इजी से इजी वे में, और ट्रेनर उन सारी टेक्निक्स को सीखता है। बीएफ स्किनर ने एक और बहुत ही अच्छी बात कही है कि लर्निंग इज़ साइंस बट द टीचिंग इज़ एन आर्ट, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि सीख तो कोई भी सकता है लेकिन सिखाना एक कला है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो है एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब द एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, जिसका मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे वो स्लो लर्नर हो चाहे फास्ट लर्नर हो, हर दिन कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा दिए हुए लॉ ऑफ लर्निंग की तरफ। इन 3 लॉ के अलावा 5 और लॉ हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, जिनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी जानते हैं इन 3 लॉ के बारे में, जिनमें से फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का सिंपल सा मतलब ये है कि जब तक कोई भी लर्नर
किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगा, अंदर से तैयार नहीं होगा, तब तक हम उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। तो एक ट्रेनर का काम ये होता है कि वो इस चीज़ को एनालाइज करे कि जो हमारा लर्नर है वो उन चीज़ को सीखने के लिए कितना ईगर है, कितना अच्छे से वो उसे सीखना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके अंदर वो उस एबिलिटी को बिल्ड करे बाय मोटिवेशन या किसी भी ऐसे वर्क के थ्रू जिससे कि वो चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो, मोटिवेटेड हो। ओके, तो अब जानेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की तरफ। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो सिर्फ लिमिटेड है एजुकेशन के एरिया तक। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो ओवरऑल जो पर्सन का बिहेवियर है, एनिमल्स का बिहेवियर है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको साइकोलॉजी से मिलती है। लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड, किसी चैप्टर से रिलेटेड, किसी बिलीफ से रिलेटेड, किसी पर्सन का जो माइंडसेट है वो आपको एजुकेशन साइकोलॉजी में मिलता है। उसके बारे में आपको जो उस एनवायरनमेंट के बारे में आपको एजुकेशन साइकोलॉजी में बताया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि एजुकेशन साइकोलॉजी किसी भी लर्नर के माइंडसेट को, उसके बिलीफ को चेंज करने के लिए, जो गलत बिलीफ्स हैं उनको चेंज करने के लिए, जो इच्छाएं हैं, जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को एक ट्रेनर को पहले से जानना ज़रूरी होता है, जो वो उसके बिहेवियर से, उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके उन्हें जानता है। और एजुकेशन साइकोलॉजी के जो साइंटिफिक अप्रोच हैं उनके थ्रू उन्हें उनकी लर्नर की कमियों को दूर करने की कोशिश की जाती है। थर्ड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो हमेशा एक जैसी हर व्यक्ति पर वर्क नहीं कर सकती। जैसा आप सब जानते हैं कि हर पर्सन का जो सोचने समझने का तरीका है वो एक नहीं होता है, अलग अलग होता है। ओके, तो हो सकता है कि दो लोगों को एक ही प्रॉब्लम हो, बट वो दोनों चीज़ें एक ही टेक्निक से सही हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी में वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं और कुछ अभी नए ही इन्फ्लुएंट हुए हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई भी बच्चा है जो बचपन से शरारती है और दूसरा बच्चा है जो कुछ दिन उसके साथ रहा है और साथ में वो शरारत सीख गया है। तो जो अभी उसके टच में नया नया आया है उसे सुधारने के लिए हम उसके पेरेंट्स से शिकायत कर सकते हैं या उसे छोटी सी पनिशमेंट देंगे और वो सुधर सकता है। लेकिन जो बहुत टाइम से शरारती है, बहुत पहले से शरारती है, हमें उसे पनिशमेंट से नहीं समझाना है, हमें उसे उसके मन से जो शरारत करने की आदत है उसे हटाना है। उसे शरारत करने में मज़ा क्यों आता है, पहले हमें उसके बारे में जानना है। क्या वह किसी इंडिविजुअल के रिलेटेड है, यानी कि वो सिर्फ एनिमल्स को परेशान करता है, या उसे पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वह पढ़ने की चीज़ों, बुक्स के साथ खिलवाड़ करता है, उसका गेम में मन ज़्यादा लगता है इसलिए वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है और वह शैतानी करता रहता है पूरे टाइम। तो ये चीज़ें हमें समझकर उसके बिलीफ को चेंज करना होता है। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो प्रॉब्लम्स जो एक जैसी दिख रही हैं उन पर एक ही चीज़ इम्प्लीमेंट हो। इसके लिए हमें अलग अलग साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करने होते हैं। ओके, जो टाइम टू टाइम एक तरह से चैलेंज्ड होते हैं, यानी हमें चैलेंज करते हैं कि आप किसी को भी देखकर सिर्फ उसकी बातें सुनकर आप उसको कोई भी तरीका नहीं बता सकते जिससे चीज़ें सही हो जाए। ओके, तो अब जानते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी
जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएशन ऑफ द डाइटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर विच अंडरलाइन लर्निंग एबिलिटी। पहले तो हमें कुछ लिमिट्स डिसाइड करनी होंगी जिससे हमें ये पता चले कि इस लिमिट को जो टच कर सकता है, जो क्रॉस कर सकता है, उसे ही हमें लेना है। जैसे आजकल आपने स्कूल्स में देखा है कि सेक्शंस होते हैं अलग अलग। वो क्यों होते हैं? बच्चों के टेस्ट से जो एनालाइज करके एजुकेशन साइकोलॉजी के थ्रू उन्हें ऑब्जर्वेशन या उन्हें टेस्टिंग के थ्रू चीज़ों उन बच्चों को सेपरेट किया जाता है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों को किस लेवल से समझाना है। एक लेवल के बच्चों को एक साथ रखा जाता है और उन्हें पढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग and the supply the techniques for the improvement। ओके, तो अब हमने जब ये एनालाइज कर लिया कि किस बच्चे को किस तरीके से समझ में आता है, अब हमें उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। हम भेदभाव नहीं कर सकते कि नहीं ये बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं तो हम इन्हें ही पढ़ाएंगे, इन्हें नहीं समझ में आता है तो ना समझ में आए, ऐसा नहीं कर सकते। हमें दोनों को इक्वल लाना है या एटलीस्ट कोशिश तो करनी है कि हम उन बच्चों को एक जैसा बना सकें। इसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी होती हैं जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी में इंडिविजुअल बच्चे की जो कैपेबिलिटी है उसके लिए अलग अलग होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल एबिलिटी टू लर्न। हो सकता है कि कुछ बच्चे आपकी बुक को ही पढ़कर समझ लें, नॉर्मल फिगर को देखकर समझ लें, और कुछ बच्चों को आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़े उन्हें समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आपकी सिर्फ एक कहानी से समझ सकते हैं और दूसरे बच्चे जिन्हें वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके दिखाएं तो समझें। आपको उन दोनों की ही एबिलिटी को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। कभी भी बच्चों में ये भेदभाव नहीं आना चाहिए कि ये बच्चों को ज़्यादा सिखाती हैं, मुझे कम बताती हैं, या ये तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हैं टीचर। ऐसी जो बातें होती हैं वो बच्चों को सीखने में बहुत ही ज़्यादा थ्रेट्स होते हैं। वो अपनी बातों को पूछ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं जो पूछूंगा लोग हंसेंगे। तो इस एबिलिटी को, जो उनकी पूछने की एबिलिटी है, उसे आपको बढ़ाना है। जितना ज़्यादा वो पूछेंगे उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक ट्रेनिंग एड्स, लाइब्रेरी, classroom which are largely within the control of the teacher and the institution। इस पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि एक इंस्टीट्यूशन या एक टीचर के हाथ में जितने भी टूल्स हैं जिनसे वे लर्नर की एबिलिटी को, सीखने की एबिलिटी को बढ़ा सकता है, उन सब का भी यूज़ करना चाहिए। जैसे ट्रेनिंग एड्स, जिन चीज़ों से आप सिखा सकते हैं। लाइब्रेरी में अलग अलग बुक, स्टोरी बुक्स का एग्जाम्पल लेकर, स्टोरी बुक्स को पढ़ाकर, पुरानी स्टोरीज़ को रिवाइज़ कराकर, या क्लासरूम में आप प्रोजेक्टेड चीज़ों को वीडियो के थ्रू दिखाकर, या एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन कराकर, या रोल प्ले कराकर आप चीज़ों को उन्हें समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है टू इवेल्युएट टीचिंग एफिशिएंसी। आपको ये भी देखना है कि जो मैं समझा रहा हूँ, बच्चे को समझने में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि उसकी पावर अच्छी नहीं है सीखने की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चीज़ों को आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे उस चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है ध्यान रखना कि आपकी जो टीचिंग एबिलिटी है वो उन बच्चों के लेवल से मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही। ऐसा तो नहीं आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर पढ़ा रहे हैं, या आप चीज़ों के एग्जाम्पल जो हैं वो इतने हैवी दे रहे हैं कि बच्चे उससे खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एवेलुएट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट है टू डेवलप एन एप्रिशिएशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल विद देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें सारे बच्चों को एक जैसा ही समझना है। एक जैसा है समझने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं लेकिन हम एक ही तरीके से उन्हें पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या जो गांव से या शहर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनकी फैमिली है, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट है, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। हमें उनके डिफरेंसेस को ध्यान में रख कर ही उन्हें सिखाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी की तरफ, जिसमें हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट द लर्नर यानी ट्रेनी, सेकेंड द टीचर एंड ट्रेनर, थर्ड द लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट एंड फिफ्थ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट द लर्नर या ट्रेनी। लर्नर कौन है, उसकी सिचुएशंस, उसके इंटेलिजेंस, उसके एटीट्यूड्स, उसकी एथिक्स, उसकी वैल्यूज़, उसके एनवायरनमेंट, इन सारे चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है। ये अलग अलग इन्वायरमेंट से, अलग अलग जो उनके डिफरेंसेस हैं, उनके माइंडसेट हैं, ऐसे बहुत सारे लर्नर हमारे सामने हैं होंगे जिनको हमें समझना होगा, ओके। तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम अ लर्नर कैन फेस। जो सीखने में एक लर्नर को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके बारे में हमें जानना होता है, और कैसे उन प्रॉब्लम्स के साथ वो डील करेगा ये हमें उसे सिखाना होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर ट्रेनर। टीचर या ट्रेनर का काम क्या होता है? इन नोइंग द लर्नर, लर्नर को जानना, उसकी एबिलिटी को जानना, उसके एथिक्स एंड वैल्यूज़ को जानना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे कोई ऐसा एग्जाम्पल ना दे जिससे वह भड़क जाए या जिसके साथ वो एग्री ही ना करता हो, ओके। सेकेंड, इनेबलिंग द टीचर टू नो देयर सेल्फ स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस एंड एक्वायर इसेंशियल टीचिंग स्किल। अब एक ट्रेनर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो उसकी सेल्फ स्ट्रेंथ है। आप चीज़ों को लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाएं, ओके। अगर लर्नर को इंग्लिश समझ में आती है और आपको हिंदी आती है तो आपको चीज़ों को इंग्लिश में सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इंग्लिश में इतना ज़्यादा घुस रहे हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से समझा ही नहीं पा रहे। तो आपको अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको ट्रेनर को आप जो लर्नर है उसको अपने अकॉर्डिंग ढालना है, ना कि आपको लर्नर के अकॉर्डिंग ढलना है, ठीक है। आपको चीज़ों को अपने तरीके से उसे समझाना है, उसकी कमियों को दूर करना है, ओके। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉपर लर्निंग। आपको वो सारी चीज़ें डिसाइड करनी है जिससे एक लर्नर बेटर तरीके से चीज़ों को समझ सके। एक्सपीरियंसेस सूटेड टू द इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द लर्निंग। आपको ये समझना है कि आपके पुराने एक्सपीरियंसेस या जो भी एजुकेशन साइकोलॉजी में आपने सीखा है वह अलग अलग बच्चे पर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको समझना है, ठीक है। किस स्टेज पर उसे क्या समझाना है और किस तरीके से समझाना है। जैसे बच्चे को आप सीधे ज्ञान देने लगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप उससे बोलेंगे कि बेटा दौड़ो मत वरना गिर जाओगे और चोट लग जाएगी, उसे नहीं समझ में आएगा। जब तक वो गिरेगा नहीं और उसे चोट लगेगी नहीं, वो नहीं समझ सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चीज़ों को उस सिचुएशन में ढाल के चीज़ों को सिखाएंगे तो वह बेटर तरीके से समझ पाएगा, कोई भी लर्नर हो तो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सजेस्टिंग
suitable method and technique for providing the desired learning experience। देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही कि जिस तरह से लर्नर सीखना चाहता है, आपको जो कुछ भी उसे सिखाना है उसकी डिज़ायर्ड लर्निंग बनाना है उसे। यानी आप जो चाहते हो, वो जिस फील्ड में चाहता है, आप उस फील्ड में उसे एग्जांपल दीजिए। अगर वह स्पोर्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप उसे समझाने के लिए किसी स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जांपल देंगे तो वह उसे बेटर तरीके से समझेगा। लाइक आपको सिर्फ एक वर्ड समझाना है कि हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। आपको ये बात उसे समझानी है। आप उसे आइंस्टाइन का एग्जाम्पल देंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा अगर उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट की तरफ है, लेकिन अगर आप उसे MS धोनी का एग्जाम्पल देंगे तो वह उस चीज़ को बेटर तरीके से समझ पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इन अरेंजिंग प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन। आपको उन सिचुएशंस को इनेबल करना है, उन सिचुएशन को अपीयर करना है, उसको लाइब्रेरी में या आपको रोल प्लेइंग के थ्रू या आपको क्लास में किसी स्टोरी के थ्रू उस सिचुएशन को भी बनाना है जिससे लर्नर बेटर तरीके से सीख सके। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए, टू नो द लर्नर यानी एक टीचर को क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें समझनी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जानना है। आपको ये पिक्चर दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं कि एक लर्नर है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो सकती हैं एक लर्नर से दूसरे लर्नर में। उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ माइंडसेट हो सकते हैं। ओके, उनकी पर्सनालिटी अलग अलग हो सकती है, मोटिवेशन, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके इंटेलिजेंस एंड उनके डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि चीज़ों को कैसे वो समझ पाएंगे, उन्हें कितना टाइम लगता है चीज़ों को सोचने में। ठीक है, हिज इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड एंड अदर एक्वायर्ड और इनिएट कैपेसिटी एंड एबिलिटी etc। ओके, चलिए, उनके इमोशनल, उनके इंटेलेक्चुअल, फिज़िकल एंड ऑथेस्टिक नीड, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आता है द लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प in deciding what learning experience are desirable and what stage of the growth and development of the learner, so that these experience can be acquired with a greater ease and satisfaction. It studies the law of learning. Learning is a major phenomenon in education. It studied how learning can take place most effectively and economical. Okay, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, आप चीज़ों को सीख रहे हैं। अगर आपके टेक्स्ट में मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, किसी एक चैप्टर में आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, तो शायद आप उस पर, जो लर्नर है वो उस पर इतना ध्यान ना दें। बट अगर बहुत टाइम से कोई लर्नर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अब सडनली उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस उस चैप्टर के साथ कैसा है, वो चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहा है। हो सकता है उसने क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, लास्ट चीज़ें उसे नहीं समझ में आ रही हैं। ओके, दूसरा ये भी हो सकता है कि उस चैप्टर में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे लगता है कि इस चैप्टर का कोई यूज़ नहीं है, तो उसके जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं उस चैप्टर को लेकर या उन चीज़ों को लेकर, वो डिसाइड करते हैं द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना, एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिससे चीज़ों को बेटर तरीके से समझा जा सके या समझाया जा सके। टॉपिक्स लाइक क्लासरूम क्लाइमेट, ग्रुप डायनेमिक टेक्निक एड विच फैसिलिटेट लर्निंग, evaluation techniques and practices, guidance and counseling etc
help in the smooth functioning of the teaching learning process which come under the jurisdiction of this pivot। यानी कि बच्चे चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्या उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, उन्हें किसी भी तरह के गाइडेंस की ज़रूरत है, कब एवेल्यूएशन की ज़रूरत है, कब चीज़ों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट डेवलप करना एक ट्रेनर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। ओके, तो इस चैप्टर को हम यहीं ख़त्म करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा टीचिंग ट्रेनिंग स्किल्स। ओके, बाय बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।